वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जेन एयर जो हमारा नॉवल चल रहा था उसी नॉवल की स्टोरी लाइन को ही हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब जानते ही हैं कि इस नॉवल के अंदर जो जेन एयर है शी वाज द मेन प्रोटैगनिस्ट, शी वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। ओके, यही मेन कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के अराउंड ही कंप्लीट स्टोरी जो है रिवॉल्व करती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसके अंदर जो आ रहा है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इसकी स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले, वो ये है कि ये जो नॉवल है, इट वाज़ रिटन इन 3 जॉनरास, ओके? ये नॉवल 3 तरीके की फॉर्म में लिखा गया है, रिटन इन 3 जॉनरास। मतलब अलग-अलग हमें फॉर्म देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन हमें इसके अंदर जो फॉर्म देखने को मिलती है दैट वाज़ गॉथिक, ओके? गॉथिक फॉर्म मिलती है, गॉथिक जॉनरास हमें देखने को मिलता है। सेकंड वन इज़ रोमांटिक और रोमांस एंड लास्ट वन इज़ बिल्डेंसरोमन, ओके? बिल्डेंसरोमन, रोमन। अब मैं आपको एक-एक चीज़ करके इसको बता भी देती हूँ कि ये होता क्या है। जो गॉथिक है, इसके अंदर इस जॉनरास के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो स्टोरी लाइन है इट वाज़ मिस्टीरियस, सुपरनैचुरल, मिस्टीरियस भी होता है, सुपरनैचुरल एस्पेक्ट भी इसके अंदर आता है, देखने को मिलता है हमें कुछ ना कुछ भूत-प्रेत की बातें हमें इसके अंदर हमें पता लगती है। ओके? नेचुरल और कहीं न कहीं हीरोइक सेटिंग भी यहाँ पर होती है। रोमांस की बात आई तो यहाँ पर हमें इस स्टोरी लाइन में हमें कुछ न कुछ लव भी दिखेगा और पैशन भी देखने को मिलेगा। एंड लास्ट वन इज़ Bildungsroman. Bildungsroman is that type of genres which narrates the story of a characters as to increase the internal development. मतलब जेन आयर की लाइफ को इस तरीके से बताया जाएगा कि उसकी इंटरनल डेवलपमेंट हो, उसका एक तरह से इंट्रोवर्ट एक तरह से एनहांसमेंट हो उसका। Why is that so? As she undergoes और an encounter with the external world कि बाहरी दुनिया से मिलने के कारण, बाहरी दुनिया के लोगों से मिलने पर जो उसके खुद के इंट्रोवर्ट जो उसका वर्ल्ड था या इंटरनल जो उसका फेस था उसकी लाइफ का, उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। दैट वाज़ नोन एज़ अ बिल्डेंसरोमन, ओके? बिल्डेंसरोमन की मैं अच्छे से आपको बता भी देती हूँ। ये जो जॉनरास है, काफ़ी फेमस भी रहा है। बिल्डेंसरोमन, ओके? आई होप आपको ये तीनों के तीनों जॉनरास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। गॉथिक जॉनरास क्या होता है? इन व्हिच वी फाइंड सम मिस्ट्रिकल एंड सुपरनैचुरल एस्पेक्ट्स, रोमांस इज़ दैट one genres in which we find a love and passion, and last one is Bildungsroman. It is a very interesting genres in which we create such type of circumstances, such type of problems in which the main character has in main character there is an internal development of a main character or enhancement of introvert world of a main character. Why is that so? As to encounter with the outer world, as to encounters with the external world, और इस encounter uh, के दौरान जो external world के लोगों से जो मिले उसके दौरान जो चेंजेस आए, जो इंटरनल डेवलपमेंट आई, दैट टाइप ऑफ चेंजेस is covered in the field of Bildungsroman. Okay? इसके बाद मैं आगे स्टोरी को मूव करना चाहूँगी। जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने आप स्टूडेंट को यही बताया था कि एट द एज ऑफ 18 जेन आयर ने एक डिसीजन लिया कि शी शुड एक्ट एज अ प्राइवेट ट्यूटर एज वेल एज अ गवर्नेंस and only for this one reason she got a job in a Thornfield Hall, and the owner of that one hall is a Mr. Rochester, uh, who is a dusky looking man. Okay? अब मिस्टर रोचेस्टर की एक बेटी थी, बेटी का नाम था एडेल। एडेल, ओके? इसकी टेक केयर के लिए जेन आयर जो है अपॉइंट होती है एंड बी हर गवर्नेंस। एक दिन क्या होता है, वन डे रोचेस्टर थॉर्नफील्ड पैलेस गॉट फायर्ड एंड जब आग लग जाती है जेन आयर ट्राइड हर बेस्ट
टू रेस्क्यू मिस्टर रोचेस्टर को बचाने की कोशिश करती है एंड इन दैट टाइप ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन देयर इज अ connection of bonding, there is a bonding of a love between both of them. दोनों के बीच में एक तरह से लव का कनेक्शन क्रिएट होता है किनके बीच में, जेन आयर और मिस्टर रोचेस्टर के बीच में। आयर एंड रोचेस्टर के बीच में लव बॉन्ड क्रिएट होता है एक दोनों के बीच में। अब जब ये लव बॉन्ड क्रिएट हुआ तो इसी दौरान ही अ, लव जो है क्रिएट हुआ आयर के लिए एंड इवन देन बोथ हैव अ फीलिंग्स फॉर ईच अदर। बट वन डे रोचेस्टर कम विद अ ब्लैंशे। ब्लैंशे एक और कैरेक्टर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी। अब एक और कैरेक्टर आया। ये एक दिन क्या होता है कि जो मिस्टर रोचेस्टर है, अपने थॉर्नफील्ड हॉल में ब्लैंशे के साथ आता है एंड लाइक शी वाज़ वेरी कनिंग, बहुत ज़्यादा कनिंग है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है ये गर्ल, ये लड़की। और कनिंग होते हुए ये एक तरह से अम, ऐसा बैकग्राउंड रेडी करती है जिसके अंदर ये एक्सप्रेस होता है कि देयर इज़ अ लव बिटवीन रोचेस्टर एंड अ ब्लैंशे, कि ब्लैंशे और रोचेस्टर के बीच में एक लव बॉन्डिंग है। बट अगर मैं इसके ऑपोजिट जाऊँ तो मुझे पता क्या लगता है कि देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ लव इन रोचेस्टर फॉर जेन आयर। जेन आयर के लिए फीलिंग्स है रोचेस्टर के अंदर एंड on only for this one reason रोचेस्टर gave a proposal to जेन आयर। ये प्रपोजल देता है किसको, जेन आयर को। होता क्या है कि ब्लैंशे तो ऐसा बैकग्राउंड रेडी करती है कि जिसके अंदर ये पता लगता है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन रोचेस्टर एंड ब्लैंशे। बट बिल्कुल अनलाइक दैट, बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, ही गेव अ प्रपोजल टू आयर। ये तो आयर को, जेन आयर को इसने प्रपोजल दे दिया एंड अनाउंसेस देयर वेडिंग आल्सो। इन दैट वे, इन दैट सिचुएशन वी फाइंड दैट देयर इज अ ट्विस्ट। एक ट्विस्ट देखा, एक मोड़ देखा, बट जो ट्विस्ट आया, जो मोड़ आया वो काफी प्लेजेंट वन था। क्यों प्लेजेंट वन था, क्यों अच्छा था? क्योंकि जब ये अनाउंस हुआ कि वेडिंग है, जब प्रपोज़ल दिया रोचेस्टर ने, तो कहीं न कहीं जेन आयर और रोचेस्टर दोनों के अंदर ही फीलिंग्स थी एक-दूसरे के लिए, वो भी पॉज़िटिव, ओके, लव फीलिंग्स थी। तो जब वेडिंग डे अनाउंस हुआ एंड ऑन द वेडिंग डे देयर केम एन अनदर ट्विस्ट, एक और ट्विस्ट आया, एक और अम, एक तरह से आप कह सकते हैं टर्न आया। अब उस टर्न में क्या हुआ, um, there came another person and the name of that one person is रिचार्ड मैसन। अब एक और करेक्टर का नेम आ रहा है, नेम ऑफ दैट वन पर्सन इज रिचार्ड मैसन, हु इज ब्रदर इन लॉ ऑफ रोचेस्टर। जो अपने आप को क्या बताता है कि वो ब्रदर इन लॉ है, साला है एक तरह से, मतलब इट शोज दैट ब्रदर इन लॉ मीन्स टू से दैट Richard जो रोचेस्टर है, he was already married and the name of his wife is Bertha Mason and Richard Mason is the brother of Bertha Mason. Okay, Richard Mason and the name of Rochester's wife is Bertha Mason. ओके। अब जब ये नेक्स्ट एस्पेक्ट आया कि जिससे ये पता लगा कि रोचेस्टर ही वाज ऑलरेडी मैरिड टू अ बर्था मैसन, और जब ये सब कुछ सुनने के बाद जेन आयर कंप्लीटली डिनाइड टू मैरिड हिम। उसने बिल्कुल अच्छे से मना कर दिया कि उसने शादी नहीं करनी है। ऑन द अदर हैंड जो बर्था मैसन थी, शी वाज मेंटली इल। वो मेंटली इल भी रहा करती थी, बीमार रहती थी और उसको थर्ड फ्लोर में रखा जाता था, मेंटली इल as well as lived in a third floor, तीसरे फ्लोर में रखा जाता था। Why is that so? Because she act as an animal, एक एनिमल की तरह वो एक्ट किया करती थी एंड शी um, uh, walked on her फोर लिम्स, ओके, फोर लिम्स पर ही वो चला करती थी, चार पैर, एक तरह से जैसे एनिमल्स चलते हैं उसी तरीके से ये चलती थी। और नेक्स्ट आता है कि जो टेक केयर करता था, जो सर्वेंट जो है लुक आफ्टर करता था बर्था मैसन का, एंड द नेम ऑफ दैट वन सर्वेंट इज ग्रेस पूल, लुक्ड आफ्टर बाय ग्रेस पूल, पूल, ओके। ग्रेस पूल है, उसकी टेक केयर करती थी, लुक आफ्टर करती थी बर्था मैसन को। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें
नेक्स्ट जो स्टोरी आई वो ये स्टोरी आई जब पता लग गया कि रोचेस्टर ऑलरेडी मैरिड रहा है, तो जेन एयर जो है कंप्लीटली लेफ्ट कर देती है वो पैलेस को। अब वो ऐसी जगह पे जाती है जहाँ उसके पास नो प्लेस टू स्लीप एंड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन बेगिंग। भीख मांगनी पड़ती है उसे एंड एट दैट टाइम फाइनली रीच एट दैट place where there is another person, and the name of that person is John River. River. He was a clergyman. वो clergyman है एक चर्च में। जॉन रिवर इसका नाम है। एंड ही was living with his two sisters, and द जो दो sisters हैं उनका नाम है डायना और मैरी। डायना रिवर एंड मैरी रिवर। मैरी, ये दोनों सिस्टर का नाम आता है। अब कुछ टाइम के बाद एक एक और नया ट्विस्ट आता है। उस ट्विस्ट में हमें ये पता लगता है कि ये जो तीनों हैं दे आर द कज़न ऑफ अ, जेन आयर। ओके? ये जो ट्विस्ट आया उसमें ये पता लगा दे आर द कज़न ऑफ तीनों के तीनों। वो कौन है? जेन आयर के ही कज़न हैं। दोनों आपस में कहीं न कहीं सिबलिंग्स भी है या कज़न कह सकते हैं हम यहाँ पर कज़न है। अब दूसरी तरीके से एक और स्टोरी लाइन क्रिएट होती है, वो स्टोरी लाइन ये क्रिएट होती है कि जो जॉन रीवर है, वो एक और प्रपोज़ल रखता है जेन आयर के सामने। वो क्या रखता है कि क्यों ना श ही हैड अ लव फॉर आयर एक्चुअल में। उसको इसके अंदर लव की फीलिंग्स जो है अराउज़ हो रही थी जेन आयर के लिए, किसके अंदर? जॉन रीवर में। Uh, but again, Jane Eyre denied that proposal. Why is it so? Because she said that we are brothers, we are cousins, and how can there is a connection of love bonding, such type of a that connection which having a between husband and wife, and only for this one reason, Jane Eyre completely denied to get married with जॉन रिवर। उसने मना कर दिया जॉन रिवर से भी शादी करने के लिए। साथ में ये भी पता लगा कि जो जॉन रिवर के फादर थे, वो 20,000 पाउंड्स जो हैं, जो जॉन रिवर के फादर हैं, वो 20,000 पाउंड्स जो है छोड़कर जाते हैं जेन आयर एयर के लिए। दैट वाज़ गिवन बाय जे गिवन टू हर सिबलिंग्स। जेन एयर जो है वो सारी की सारी जो मनी है वो किनको दे देती है? गिव ऑल टू सिबलिंग्स, सिबलिंग्स को पकड़ा देती है। एंड एट द लास्ट पॉइंट पर क्या होता है? जेन एयर ट्राई मेक हर माइंड एज़ टू मैरी जॉन। वो अपना माइंड तैयार करती है कि उसे जॉन से शादी कर लेनी चाहिए, बट सडनली देयर इज अ इंट्यूशन। एक इंट्यूशन होता है जेन आयर के दिमाग में। वो क्या इंट्यूशन आता है जेन आयर के दिमाग में कि जो रोचेस्टर है, मे बी रोचेस्टर वाज इन प्रॉब्लम। ओके? वो शायद एक प्रॉब्लम में है। और जो एकदम से रोचेस्टर के पैलेस से पहुंचती है, वो क्या पाती है कि जो रोचेस्टर का पैलेस है उसमें आग लग गई है। वो फायर हो गया है। वो क्यों? व्हाई इज़ दैट सो? क्यों आग लग गई है? बाय बेर्था मेसन। बेर्था मेसन ने उसमें आग लगा दी है और खुद जो है, क्या कहते हैं, मर गई है। वहाँ से खुद उसने सुसाइड कर लिया है, ये काम करने के बाद। और इस इंसिडेंट के बाद जो खुद रोचेस्टर है, उसकी वो भी ब्लाइंड हो चुका है। रोचेस्टर गॉट ब्लाइंड एंड लॉसेस हिज वन आई। अपनी आईज़ जो है एक उसने गँवा दी है। ओके? एक आई उसकी जा चुकी है, आँख मतलब उसे दिखना बंद हो गया है। अब ये सारी सिचुएशन के बाद ऐसे पता लग रहा था कि सब कुछ जैसे खत्म होने लग रहा है। अब जो रोचेस्टर है कहाँ रहने लगा? फर्नहीड में रहने लगा। एक और जगह का नाम आ रहा है फर्नहीड विद हिज 2 सर्वेंट्स। अब रोचेस्टर कहाँ रहता है? फर्नहीड में रहता है, अपने 2 सर्वेंट के साथ। विद हिज 2 सर्वेंट्स के साथ वहाँ रहता है। सर्वेंट, ओके? वहाँ रहता है। और इस दौरान जो है जेन एयर जो है खुद एक प्रपोज़ल खुद देती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट जेन एयर जो है अडॉप्ट करती है एडेल को। और उन दोनों का एक बेटा भी होता है जिसका नेम मेंशन नहीं किया गया है। तो एक तरह से अननेम्ड सन भी है यहाँ पर। जो स्टोरी जो इसकी जो स्टोरी खत्म होती है, इसी से ही
खत्म होती है। तो इस तरीके से हमें ये पता लगता है कि जो जेन एयर जो नॉवल है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तीनों ही तरीके के जॉनरास इसमें देखने को मिलते हैं, गॉथिक जॉनरास भी देखने को मिला, रोमांस जॉनरास भी हमें इसमें देखने को मिला एज़ वेल एज़ बिल्डनसन अ, जॉनरास भी हमें इसे देखने को मिला। साइड बाय साइड मैं इसके अंदर एक और एस्पेक्ट भी आपको बताना चाहूँगी। 2 ऐसे नॉवल हैं, एक तो आ रहा है व्हाइट सरगासो का, ओके? व्हाइट सरगासो का एक नॉवल आ रहा है अ, व्हाइट सरगासो एक नॉवल है दैट वाज़ रिटन बाय जीन राइस। इस नॉवल के अंदर जो है बर्था मैसन के बारे में बताया गया है। व्हाई इज़ दैट सो? क्योंकि जेन आयर के अंदर बर्था मैसन का एक सिंगल डायलॉग भी नहीं मेंशन किया गया था। और सेकंडली एक और नॉवल आता है एंड द नेम ऑफ दैट वन नॉवल इज़ मैड वुमन इन द एटिक, ओके? मैड वुमन इन द एटिक ये नाम आ रहा है एक और नॉवल का दैट वाज़ रिटन बाय है सेंड्रा एम गिलबर्ट। सेंड्रा एम गिलबर्ट ने ये नॉवल लिखा है। सेंड्रा एम गिलबर्ट एंड सुसैन गुबर्न, ओके? ये इसमें लिखा गया है। इसमें भी कहीं न कहीं एक फीमेल की वॉइस को मेंशन किया गया है, जो 19th सेंचुरी में जो फीमेल की वॉइस को कैसा रखा जाता था, एक साइलेंट मोड में रखा जाता था। तो ये जो है काफ़ी क्या कहते हैं फेमस रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये जो जेन आयर की स्टोरी लाइन को ही कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी बातें जो है कांसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो स्टूडेंट्स, आप इज़िली मुझसे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।